इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ हमने टोटल कर लिया है। अब हम लाइफ की क्लासिफिकेशन की तरफ हम आ रहे हैं कि दुनिया में जो जानदार मौजूद हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है बेटा। उनको क्लासीफाई हम करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं टेक्सोनॉमी का। क्लासिफिकेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा, क्या? टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी का, टेक्सोनॉमी बेटा क्या है? किसी को आता है टेक्सोनॉमी? Yes. Classification of living Sir, organisms. classification of living organism on the basis of their similarities and Structure and dissimilarities. वेरी similarities. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मीन्स एक्सीलेंट क्लास है आपकी। वन इज द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बेटा, Identification, आइडेंटिफिकेशन, classification, Classification and naming. or naming. वेरी गुड। टेक्सोनॉमी क्या है? डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग, And naming. grouping and arranging on the basis of Character. Similarities and dissimilarities. similarities and dissimilarities। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? टेक्सोनॉमी का नाम है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बेटा कौन है? डू यू नो अबाउट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? Carl Linnaeus. Carl Linnaeus। Linnaeus. Father of taxonomy Carl Linnaeus. is the Carl Linnaeus। Carl Linnaeus known as father of taxonomy। क्यों कहा जाता है इसको father of taxonomy? Because he classify living organisms. Yes, इस sir. वजह से कि पहली मर्तबा जिंदा चीजों को क्लासीफाई करने के लिए जिस बंदे ने इनिशिएटिव लिया, दैट वाज मिस्टर कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम क्लासीफाई किया था उसने, पहली मर्तबा क्लासीफाई करने का तरीकेकार बताया था उसने। तो क्लासिफिकेशन किसने स्टार्ट की थी? दैट वाज द कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस बेटा वो साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा लाइफ को, जिंदगी को, जिंदा जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से दो ग्रुप थे बेटा? लाइफ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था इसने। Kingdom plant and kingdom animals. किंगडम प्लांट्स एंड किंगडम एनिमल्स, इसमें डिवाइड किया था। सर इसने 40 years travel किया था ना। 40,000 प्लांट्स को क्लासिफाई भी किया है इन्होंने। हाँ, वो भी बहुत सारे प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था, मगर काम तो क्लासिफिकेशन का ही किया था ना बेटा उसने। Yes, तो इस वजह yes, से sir. हम कहते हैं कि दिस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब इसने बेटा 3 काम किए, इंपॉर्टेंट 3 काम इस साइंटिस्ट ने किए थे। किसी को पता है कि 3 वो कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट काम हम इनके यूज कर रहे हैं अभी भी? पता है बेटा आपको? Minerals? काम जो है नहीं सर। जो कार्ल लीनियस ने 3 इंपॉर्टेंट वर्क किए थे जिसकी वजह से ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। एक इंपॉर्टेंट जो वर्क किया था इस बंदे ने वो है क्लासिफिकेशन का, पहली चीज जिसकी तरफ हम आ रहे हैं अभी। और दूसरा बेटा इसने कौन सा काम किया था? दूसरा काम किया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, नॉमेनक्लेचर का। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम देने का Giving आपको पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में कि क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन के बारे में इसने बताया था कि साइंटिफिक नेम किसी भी जानदार का कैसे दिया जाए। और तीसरा कौन सा काम किया था? तीसरा बेटा बताएं कौन सा काम किया था? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कौन सी चीज बताई थी इस बंदे ने? टैक्सोनॉमिक। इन तीनों को हम पढ़ेंगे कि क्या है ये। मैं पहले लिख रहा हूं कि इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन के लिहाज से पहली मर्तबा कार्ल लिनियस ने इनिशिएटिव लिया था। इस काम की वजह से इसको कहा जाता है कि दिस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बंदे ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और इसने 3 काम किए हैं जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज तक इस बंदे के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, इस साइंटिस्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं। एक चीज है कि किसी जानदार की क्लासिफिकेशन करनी है हमें, दूसरी चीज है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है, और तीसरी चीज है बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे पहले, फिर हम आएंगे बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम कहते हैं कि जानदार को क्लासिफाई करना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के अंदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये 3 चीजें हैं। अब आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, फिर आगे जाना है। पहली चीज हमें डिस्कस करनी है कि क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, तीसरी चीज आपको डिस्कस करनी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। बेटा माइक ऑफ कर रहे हैं, किसका है? आवाज कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदार जो हैं, क्लासिफिकेशन बायोनोमियल। अब कार्ल लिनियस ने बेटा 2 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए थे। कार्ल लिनियस ने पहली मर्तबा, क्योंकि इस बंदे को जब जानदार नजर आ रहे थे तो इस बंदे ने क्लासिफिकेशन के लिहाज से 2 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए थे, और उन दोनों किंगडम्स को अगर आप देखना चाहें तो पहले किंगडम का नाम इसने रखा था किंगडम प्लांट्स। ये इंट्रोड्यूस कराया था बेटा इसने 1753 में। कब इंट्रोड्यूस कराया था? कब इंट्रोड्यूस कराया था बेटा? 1753 में। और दूसरा किंगडम 1753 में जो किंगडम इसने इंट्रोड्यूस कराया था, उस किंगडम का जो मेन काम था या मेन चीज जो इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, शुड प्रेजेंट सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। और दूसरी कौन सी चीज बेटा थी? शुड बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। दुनिया में तमाम जानदार पहली मर्तबा जो इस बंदे ने क्लासिफाई किए थे उसमें 2 चीजें अपने जहन में रखी थी। एक चीज इसने जहन में रखी थी कि जानदार की बॉडी में सेल में सेल वॉल होनी चाहिए। सेल वॉल का पता है बेटा सेल वॉल कैसे होती है? सेल के बाहर एक लेयर होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कैसे होती है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सेल है ऐसे, तो इस सेल के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, आउटर लेयर, डेड लेयर होती है ऐसे। इसको हम नाम देते हैं कि ये सेल वॉल है। दिस इज नोन एज सेल वॉल। ये क्या बेटा? सेल वॉल है। दोबारा सुन लें और समझने की कोशिश करें कि पहली मर्तबा कार्ल लिनियस ने 3 काम किए थे। एक लीनियर हायरार्की इंट्रोड्यूस कराई, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहा जाता है उसको। दूसरा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया, और तीसरा जो मेन काम था वो है क्लासिफिकेशन का। तो इस बंदे ने 3 इंपॉर्टेंट काम करके दिखाए, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज अ फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई वी आर यूजिंग टर्म मिस्टर कार्ल लिनियस इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? बेटा कोई बताए मुझे क्यों कहते हैं इसको? Sir, because of his works. 3 works. First initiative taken by Carl Linnaeus for the classification. पहली मर्तबा कार्ल लिनियस ने जानदारों को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की कि भाई तमाम जानदार तो एक ही जैसे हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मगर इन लिविंग्स को हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने का मतलब ये होता है कि हम इनको छोटे छोटे से ग्रुप्स में रखते हैं ताकि हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो या आसानी रहे हमें। और बेटा फिर उसके बाद 1758 में
इसने किंगडम एनिमल इंट्रोड्यूस कराया था। किंगडम एनिमल कब इंट्रोड्यूस कराया था बेटा इसने? 1758 में। 1758, जबरदस्त। और 1758 में जब इसने किंगडम एनिमल इंट्रोड्यूस कराया तो किंगडम एनिमल के अंदर इसने कौन सी चीज ऐड की, कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि भाई कौन सा जानदार किंगडम एनिमल में सेल मेम्ब्रेन के रहने के काबिल है, जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट हो। सेल वॉल क्या हो बेटा? जिसमें एब्सेंट हो। और दूसरी चीज क्लोरोफिल एब्सेंट हो। और तीसरी चीज हेट्रोट्रॉफिक होना चाहिए। मैंने बेटा आपको हेट्रोट्रॉफिक पढ़ाया है। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? हेट्रोट्रॉफिक बेटा Organisms ones who do make not their depend own on food. others cannot for their make their food. own food. very good. They are dependent to autotrophic. Good. Organism that depend on other for food, या हम कहते हैं कि getting their food through different resources, different तरीके को जो different चीजें हैं उनको खाकर अपना पेट भरे, अपनी जरूरत पूरी करे और अपनी जरूरत को पूरा करते हुए जो है अपनी सर्वाइबिलिटी को कंटिन्यू रखे, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए, क्लोरोफिल एब्सेंट होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी Animals. एनिमल। किस में रखा जाएगा बेटा उनको? किंगडम एनिमल्स में रखा जाएगा। और सेल वॉल और प्रेजेंट हो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो, दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्लांट्स। तो दो किंगडम हो गए, वन इज द किंगडम प्लांट एंड अदर इज किंगडम एनिमल्स। ये दो किंगडम पहली मर्तबा किस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराए थे? दैट वाज द Carl Linnaeus. वेरी गुड। और इसके दो जो और चीजें हैं वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लें, फिर उसके बाद मुझे याद दिलाना, फिर आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा दूंगा, लीनियर हायरार्की भी, क्योंकि बायो Okay, sir. जा रहे हैं तो आपके पास कंसेप्ट सारे होने चाहिए ताकि आप आसानी से बायो को क्लिक कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर हम थोड़ा सा भी आगे आए तो मैं इस लिखी हुई चीज को मिटा देता हूं कि मैंने जो, अब हम आएंगे बेटा किस तरफ हम आएंगे? हम आएंगे आगे कि भाई अब तीसरी क्लासिफिकेशन, तीसरा किंगडम भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। थर्ड किंगडम किस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया था? पहले बेटा दो किंगडम थे। Ernest Haeckel. पहले दो किंगडम थे और वो दोनों किंगडम किसने इंट्रोड्यूस कराए थे? कार्ल लिनियस ने। अब तीसरा किंगडम ऐड करवाया गया। किस बंदे ने ऐड करवाया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कब? 1869 में। 1869 में कार्ल लिनियस के बाद अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस कराया। बेटा तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद क्या था? क्या मेन मकसद था बेटा? बेटा मेन सर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को भी एक किंगडम में डाला जाए। यूनिसेलुलर सेपरेटेड फ्रॉम द मल्टीसेलुलर। इसका मेन कंसेप्ट था कि जो यूनिसेलुलर जानदार हैं, क्योंकि किंगडम प्लांट्स और एनिमल्स क्योंकि दो किंगडम बनाए थे उसने, तो उनके अंदर यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे। तो अब इसके जहन में था कि जो एक सेल वाले जानदार हैं वो अलग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा वाले जो सेल वाले जानदार हैं वो अलग होने चाहिए। तो किंगडम प्रोटोजोआ किस चीज के लिए बनाया गया था? एक कंसेप्ट, दैट वाज द यूनिसेलुलर कंसेप्ट, कि भाई तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शुड बी प्लेस्ड इन दिस वन। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस ग्रुप में रखे थे अर्नेस्ट हैकल ने बेटा? किसमें रखे थे? किंगडम प्रोटोजोआ में। वेरी गुड। फिर उसके बाद तीन किंगडम हो गए। अब एक किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम प्लांट्स, किंगडम एनिमल्स। किंगडम प्रोटोजोआ में तमाम यूनिसेलुलर, किंगडम प्लांट्स में तमाम मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ, किंगडम एनिमिलिया में वो हेटरोट्रॉफ मल्टीसेलुलर जानदार आ गए। तो मींस अब कितने ग्रुप बना दिए? तीन ग्रुप बना दिए गए। 3. मगर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो कौन सी चीज थी बेटा? दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुई बेटा?
जो आम माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोप बेटा 1610 में, आम लोकल माइक्रोस्कोप जिसको आप कहते हैं, या हम कहते हैं सैंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या आप एक वर्ड यूज करें लाइट माइक्रोस्कोप। 1610 में लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई थी। किसने की थी? डू यू नो अबाउट साइंटिस्ट? Galileo. Mr. Galileo was the first scientist to introduce the light microscope. पहली मर्तबा 1610 में लाइट माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट की थी? दैट वाज द गैलीलियो। फिर उसके बाद आगे चलकर एक और रेवोल्यूशन आई 1935 में। 1935 में बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट की थी? दैट वाज द नोल एंड रस्क। दो साइंटिस्ट थे, नोल एंड रस्क। ये दो साइंटिस्ट थे। पहले ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेटा डिस्कवरी हुई, दैट वाज द रेवोल्यूशनरी पीरियड। क्योंकि आप छोटी सी नन्ही मुन्नी चीज जिसको आप नहीं देख सकते उसको आप इतना बड़ा करके देख सकते हैं कि आप जैसे शाहरुख खान, माधुरी या ऐसे बड़े जो हैं सिनेमा हॉल में आप बड़े बड़े एक्टर्स देख रहे होते हैं, तो मीन्स इनकी बड़ी साइज आप कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे चीजों को देख सकते हैं आप। मीन्स मैन्यूट चीज जो आपको नजर ही नहीं आ रही उसको आप इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप अपनी बड़ी साइज से भी बड़े से बड़ा जो है करके उसको देख सकते हैं। तो अर्नेस्ट हेकल के काम के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई तो दैट वाज द रेवोल्यूशनरी पीरियड। फिर उसके बाद चेतन ने, मिस्टर चेतन फर्स्ट टाइम 2 सेल इंट्रोड्यूस कराए। पहली मर्तबा बेटा 2 सेल इंट्रोड्यूस कराए। कौन कौन से सेल? कौन से सेल बेटा? पहली मर्तबा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मीन्स आपसे अगर कोई भी पूछे कि भाई सेल कितने टाइप्स के हैं तो आप कहेंगे 2 टाइप के हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल ये बना रहा हूं मैं। प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल गोल मटोल होता है, उसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल तो होता है मगर उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर सेंट्रली एक और स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस पाया जाता है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। दोबारा सुने कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और ये कंसेप्ट बेटा इस बंदे ने कहीं पे आता है 1936 और कहीं पे आता है 1937 में इंट्रोड्यूस कराया था। तो हम कहते हैं 36-37 में फर्स्ट टाइम चेतन वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड व्हिच थिंग? कौन सी? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। पहली मर्तबा कार्ल लिनियस ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। दैट वाज मिस्टर चेतन, ई चेतन जिसको हम कहते हैं। और किस वजह से कराया था? कौन सी रीजन थे? कौन सी चीज पीछे थी इसके? और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। Discovery of electron microscope, the main thing that make it possible, that was the electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट के बाद जो चीज आप देख नहीं पा रहे थे अब उसको आप देख सकते थे। सेल के अंदर आप देख सकते थे और देखने के बाद आप पता लगा सकते थे कि भाई सेल के अंदर कौन सी चीज मौजूद है या नहीं है। तो पहली मर्तबा 1936-37 में Chetan was the scientist who first time introduced 2 type of cells. One is the prokaryotic cell and other is a eukaryote. अगर बेटा आपसे कोई भी पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बताएं तो फिर क्या बताएंगे? सर हम बताएं? प्रोकैरियोटिक सेल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा होता है एक बैक्टीरियल सेल, वन इज द बैक्टीरिया and other one is the cyanobacteria. These both are the prokaryotes. ये क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट अगर आप कहें तो वो भी आपको बता देता हूं मैं। यूकैरियोट्स कौन से हैं? फंजाई, एल्गी, मींस तमाम। आप इस तरफ आ जाएं कि एनिमल्स
तमाम के तमाम प्लांट्स और उसके बाद जो है फंगस और भी बहुत सारे हैं, तो लास्ट में ईटीसी कर दें आप। तो दोबारा सुन लें, ये जानदार जो हैं प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक के कंसेप्ट के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जानदार हमारे पास दो टाइप के सेल वाले हैं, एक हैं प्रोकारियोटिक सेल ये वाले, और दूसरे हैं बेटा हमारे पास यूकारियोटिक सेल हमारे पास ये वाले हैं। तो मींस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज प्रोकारियोटिक। व्हाई वी आर यूजिंग टर्म दीज आर द प्रोकारियोट्स? एनी रीजन? सर आप क्वेश्चन रिपीट करें। क्योंकि बेटा सर जो उनका जेनेटिक प्रोकारियोट्स हैं, मटेरियल जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकारियोट्स जो होता हैं, है, जो प्रोकारियोट्स हैं, जो जी प्रोकारियोट्स सर। हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकारियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस ना होने की वजह से उनको प्रोकारियोट्स कहा जाता है। और हमारे पास दो सेल हैं, वन इज द बैक्टीरिया, अदर वन इज द साइनोबैक्टीरिया। these two cells are known as prokaryotes। और यूकारियोट्स में बेटा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, किंगडम फंजाई के जानदार हैं, ये तमाम जानदार जो हैं ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं, इनके पास अच्छा जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, या हम कहते हैं कि सेंट्रली न्यूक्लियस जो है इस तरीके से पाया जाता है, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मीन्स आप कह सकते हैं कि विद ट्रू न्यूक्लियस दैट आर द यूकारियोट्स, without true nucleus is known as prokaryotes। Any question? नो सर। No, sir. No, sir. अब एक चीज आपके जहन में हो गई कि भाई क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर हम आते हैं तो कार्ल लिनियस ने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी। अब नेक्स्ट अगर हम आगे आए तो बेटा ये क्लासिफिकेशन अब जो है कार्ल लिनियस से आगे एक और साइंटिस्ट है, दैट साइंटिस्ट इज नोन एज व्हिटेकर। क्या कहते हैं उसको हम? व्हिटेकर कहते हैं। Whittaker. रॉबर्ट एच व्हिटेकर 1969 में 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। 5 किंगडम, 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए थे। उसका मेन फोकस बेटा किस चीज पे था? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक और कैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग अलग करना। इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पहला इसका जहन था कि जानदार जो है उनको मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, ऑन द बेसिस ऑफ यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। फिर उसके बाद ये था कि यूकारियोटिक जो हैं उनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड कर दूं। फिर उसके बाद जहन में था कि सेल वाल प्रेजेंट और एब्सेंट वाले डिवाइड कर दूं। फिर उसके बाद उसके जहन में था कि इंजेस्टिव या क्लोरोफाइलस, फोटोसिंथेटिक और एब्जॉर्प्टिव जो है ये जानदार में डिफरेंशिएट कर दूं। तो मेन कंसेप्ट इसका क्या है आप दोबारा समझ लें। इस रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 में पहली मर्तबा 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। 5 किंगडम इंट्रोड्यूस कराए थे, और इसमें इसने ख्याल रखा था कि तमाम यूकारियोट्स अलग हो जाएं, तमाम प्रोकारियोट्स अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद इसके जहन में आया कि तमाम यूनिसेलुलर अलग कर दूं, तमाम मल्टीसेलुलर अलग कर दूं। फिर इसके जहन में आया कि तमाम सेल वाल पजेंट और एब्सेंट वाले अलग कर दूं। फिर इसके जहन में आया कि तमाम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को भी सेपरेट कर दूं। मींस पहला कंसेप्ट था यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक का, और दूसरा था इसके जहन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का, और तीसरा था सेल वाल प्रेजेंट और एब्सेंट का, और चौथा था बेटा न्यूट्रिशन का। 4 मेन चीजें इसके जहन में थी, तब जाकर इसने क्लासिफिकेशन की। दोबारा सुन लें, पहला कंसेप्ट इसके जहन में था कि यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक तमाम सेपरेट कर दूं। दूसरा कंसेप्ट था कि तमाम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेपरेट कर दूं। तीसरा कंसेप्ट था कि सेल वाल प्रेजेंट और एब्सेंट वाले सेपरेट कर दूं। और चौथा इसका मेन कंसेप्ट था कि न्यूट्रिशन के बेस पे जानदार को चेंज कर दूं। चंचल देवी जी बेटा क्वेश्चन पूछें। चंचल क्वेश्चन है तो पूछें, हैंड रेज किया आपने। तो जानदार इस तरीके से हमारे पास 5 किंगडम में इंट्रोड्यूस कराए गए। अब आप देखते जाएं कि किस तरीके से हो रहा है ये। पहली चीज हम देखेंगे इस जगह पे, फाइव किंगडम सिस्टम के लिहाज से अगर हम देखें
5 किंगडम सिस्टम के लिहाज से तो पहले जानदार थे बेटा प्रोकारियोट्स, एक ग्रुप बनाया इसने किंगडम प्रोकारियोट्स का, और दूसरे में जानदार किसने रखे यूकारियोट्स के। तो टोटल 2 कंसेप्ट इसने बनाए थे स्टार्ट में। कितने कंसेप्ट? 2 चीजें इसने जहन में रखी थी कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक अलग हो जाएं। प्रोकारियोटिक के लिए बेटा इसने पहला किंगडम इंट्रोड्यूस कराया और उस किंगडम का उसने नाम रखा किंगडम मोनेरा। हम क्या पढ़ रहे हैं इस जगह पे? किंगडम के नाम पढ़ रहे हैं। वी आर हियर कंसर्न्ड विद द नेम्स, नेम्स के साथ कंसर्न है। हम फर्दर इसकी डिटेल स्टडी में आएंगे। अभी पहली चीज आप याद रखेंगे कि जो भी प्रोकारियोट्स हैं दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। कितने किंगडम इसने नाम रखे हैं बेटा? 5। एक का नाम रखा उसने किंगडम मोनेरा, दूसरे का नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम फंजाई, चौथे का प्लांटी, 5वें का एनिमिलिया। तो ये कंसेप्ट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि कैसे इसको क्लासिफाई किया है। तो पहली जो चीज उसके जहन में थी कि शुड बी सेपरेट प्रोकारियोट एंड यूकारियोट्स, और दूसरा कंसेप्ट था कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स हैं वो सेपरेट हों। और उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर? क्या कहेंगे आप? यूनिसेलुलर सेलुलर होंगे। तमाम प्रोकारियोट्स यूनिसेलुलर होंगे। तो इस वजह से हम जहन में ये रखेंगे कि प्रोकारियोट्स हैं यूनिसेलुलर और यूकारियोट्स जो हैं 2 टाइप के हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इस वजह से उनको सेपरेट करने की जरूरत है ना बेटा। जब प्रोकारियोट हैं तो हैं यूनिसेलुलर, और जबकि यूकारियोट्स जो हैं उनमें 2 चीजें हैं, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर। तो इस वजह से जो यूकारियोटिक यूनिसेलुलर हैं सेपरेट किए जाएंगे और यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर सेपरेट किए जाएंगे। जो यूकारियोटिक यूनिसेलुलर हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। पहला किंगडम मोनेरा और दूसरा किंगडम कौन सा रखा गया बेटा? मोनेरा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को किस बेस पे सेपरेट किया गया? यूनिसेलुलर के बेस पे। फिर उसके बाद तमाम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तमाम के तमाम मल्टी। बेटा आपको अगर कहा जाए कि मल्टी सेलुलर जानदार हैं तो आप बताएं यूकारियोटिक है या प्रोकारियोटिक है? यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर, प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर नहीं होते। ऑल मल्टीसेलुलर आर द यूकारियोटिक सेल कजिंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम के तमाम जानदार जो हैं, अब जो मल्टीसेलुलर थे उनको सेल वॉल के प्रेजेंट और एब्सेंस में, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और जिनमें सेल वॉल होने वाली है उसके लिए अलग, जिनमें एब्सेंट हैं उसके लिए प्लांटी, सॉरी और जिनमें प्रेजेंट है वो इसमें आ गए। प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास जो तीसरे किंगडम का हम नाम देते हैं वो है बेटा किंगडम फंजाई वाले जानदार। किंगडम फंजाई वाले जानदार। किंगडम फंजाई वाले जानदार क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए किंगडम फंजाई वाले जानदार क्या हैं बेटा? किंगडम फंजाई वाले जानदार सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और हेटरोट्रॉफ है। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ और फंगस हेटरोट्रॉफ में एक्सक्यूज मी सर बेटा, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ और फंगल हेटरोट्रॉफ्स में कौन सा डिफरेंस है? कोई बताएगा मुझे? सर एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल तो नहीं, दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, वो तो डिफरेंशिएट हो गया। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव। किंगडम फंजाई वाले जानदार बेटा होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं, और किंगडम एनिमिलिया वाले जानदार जो हैं वो कौन से होते हैं? इंजेस्टिव। अब इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव में फर्क क्या होता है? सर इंजेस्टिव अपने माउथ के जरिए अपना फूड लेते हैं, और जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से।
इंजेस्टिव जो होते हैं बेटा, जो इंजेस्ट होते हैं वो खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिव खाना खाते हैं, पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और जबकि एब्जॉर्बटिव खाना बाहर डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ डेड बॉडी, इसके ऊपर फंगस अटैक करेगा, इसको बाहर ही डिकम्पोज करेगा, फिर इसमें से एब्जॉर्ब करेगा। तो जो फंगस होते हैं वो एब्जॉर्बटिव होते हैं। एब्जॉर्बटिव का मतलब ये होता है कि वो खाना बाहर किसी मरे हुए जानदार को, किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। जब वो डिकम्पोज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो खाना बाहर डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि इंजेस्टिव ऐसे नहीं कर पाते हैं। इंजेस्टिव क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर डालते हैं, अपने पेट के अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद वहां पे जाकर डाइजेस्ट करते हैं। और दूसरे जो जानदार हैं बेटा हमारे पास वो हैं प्लांटी वाले जानदार। प्लांटी वाले जानदार नंबर 4 पे आते हैं ये जगह पे। सर जी बेटा। सर एब्जॉर्प्टिव दोबारा समझा दें प्लीज। एब्जॉर्प्टिव बेटा वो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गाय, भैंस, बकरी या बड़ा जानदार मरता है तो उसके ऊपर फंगस अटैक करता है। फंगस उस बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। आप देखेंगे कोई भी जानदार या कोई भी खाना वगैरह कोई भी आप घर में रख दें, कोई जो है गोश्त वगैरह रख दें, तो उसके ऊपर फंगस अटैक करता है। फंगस अपने एंजाइम्स बाहर निकालता है, केमिकल बाहर निकालता है, उस जानदार की बॉडी को बाहर ही बाहर डिकम्पोज करता है। जब उसको डिकम्पोज कर लेता है तो फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो फंगस बाहर डिकम्पोज करके फिर जज़ब करता है, मींस बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करता। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने पेट के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने इंटेस्टाइन में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस वजह से इंजेस्टिव मींस इंजेस्ट करना, निगलना, गटक जाना, अपनी बॉडी के अंदर जाकर उसको डाइजेस्ट करना। और जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं वो सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, वो डाइजेस्ट, बाहर डाइजेस्ट की हुई चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो हमारे पास कौन से हैं, प्लांट्स हैं हमारे पास, स्पेशली जो प्लांट्स हैं वो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसी तरीके से आप अगर कोई चीज पूछना चाहें तो पूछ लें, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम 5 किंगडम, जो किंगडम अब आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, किताब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किताब का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो कल आज भी हमने स्टार्ट किया इस चीज को, हमने तो बेसिक पढ़ा है, कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के कैरेक्टर पढ़ेंगे, फंजाई के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, प्लांटी के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, एनिमलिया के। क्या आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात? सर आज कश्यप है, इसने कोई क्वेश्चन है शायद, पूछे बेटा। अरीबा बेटा माइक ठीक कर लें तो फिर आवाज आएगी, इधर नहीं आ रही। माइक ठीक कर लें तो फिर आवाज आएगी। जस्ट रिपीट कर दें सर। जी बेटा। सर आवाज आ रही है आपको? अब आपकी आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट रुक जाएं, आप बोलें जी। दूसरे म्यूट कर लें तो इसको सुन लो। नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज? आ रही है? इशू है आपका कोई शायद?